हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये लास्ट डेरिवेशन है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। और ये भी गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ इस डेरिवेशन को करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उस तरफ होती है जिस तरफ सरफेस का फेस हो, जिस तरफ फेसिंग हो सरफेस। जैसे इसके ये एक स्फेयर है, इसके स्मॉल पोर्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मैं अगर सपोज इस सरफेस का एरिया वेक्टर लिख रहा हूँ तो इस तरफ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लिख रहा हूँ इस तरफ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और रेडियस के अलोंग इस तरफ होगा। इस पॉइंट का लिखूंगा तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट का लिखूंगा तो ऐसे बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर लिखूंगा तो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, है ना। इस सरफेस का लिखूंगा तो इस तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पर है, सरफेस के परपेंडिकुलर बट रेडियस के अलोंग। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और रेडियस के अलोंग होगी। जिस तरफ रेडियस की डायरेक्शन है ओरिजिन से बाहर की तरफ, ये ओरिजिन है, अगर सेंटर मतलब स्फीयर का, तो सेंटर से सरफेस के अलोंग जो लाइन है उस तरफ होगी और सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि रेडियस सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होती ही है। तो जो वेक्टर रेडियस के अलोंग होंगे वो सब सरफेस के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो सपोज हमारे पास ये एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसकी ये जो थिकनेस है, ये नेग्लेजिबल है। ये जो थिकनेस है, ये चौड़ाई जो इसकी दिखाई जा रही है, ये बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो यह इसीलिए क्या है यहाँ पर कि क्योंकि ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये एक थिन शेल है। थिन शेल मतलब जिसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, और इसकी जो ये रेडियस है, रेडियस सपोज वो है कैपिटल आर। इस स्फेयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो स्फेयर के आउटसाइड रीजन, यहाँ इन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगी। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और इनसाइड द सरफेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा। तो हमें ये एक डेरिवेशन में 3 हेडिंग्स करनी है। सबसे पहले स्फेयर अपने आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने सरफेस के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। इस शेल के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सपोज जो आउटसाइड पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का नाम है P, और इस पॉइंट का एरिया है सपोज DS या फिर DA, ठीक है। इसका एरिया कितना है, DS। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा, ये जो हमने ये बनाया है, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम लगानी है यहाँ पे। तो एक गॉसियन सरफेस हो गया। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज वो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो शेल की लोकेशन में लिख सकता हूँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। शेल पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। शेल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हमें इस P पॉइंट का अगर फ्लक्स निकालना है, पहले हम नॉर्मल मेथड से निकालेंगे फ्लक्स, फिर हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे फ्लक्स,
और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। तो सपोज इस गॉसियन सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है, ठीक है, प्लस Q। जिस पॉइंट, इस P पॉइंट पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें, उसका एरिया है ds। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कितना है, E है। किसकी वजह से बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस पे ये जो चार्ज है इसकी वजह से। और ये सरफेस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? आउटसाइड, आउटसाइड, इस डायरेक्शन में। ई वेक्टर जो भी आएगा ई वो इस तरफ होगा, ठीक है, वैल्यू, और डायरेक्शन उसकी हमने दिखाई दी, वैल्यू ई होगी। और जो एरिया वेक्टर है, मैंने बोला था एरिया वेक्टर हमेशा रेडियस के अलोंग होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ रेडियस के अलोंग। तो इसका एरिया वेक्टर यानी कि इसका जो डीए वेक्टर होगा, जो डीए वेक्टर होगा स्मॉल एरिया एलिमेंट, वो भी ई की ही डायरेक्शन में होगा। और ये जो कंडीशन है इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर अप्लाई होगी, हर पॉइंट पर सेम कंडीशन अप्लाई होंगी। तो मेरे को अगर इस P पॉइंट का फ्लक्स मिल जाए, तो जिसका एरिया बहुत ही स्मॉल यानी कि ds है, तो मैं इस पूरे सरफेस, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लक्स यानी कि फाई थ्रो द सरफेस, या फिर इसको बेटर रहेगा फाई थ्रो गॉसियन सरफेस, फाई थ्रो गॉसियन सरफेस। पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? फाई थ्रो गॉसियन सरफेस। तो मैं लिखूंगा सर जी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। मतलब इस P का फ्लक्स यानी कि ई डॉट डी ए, और उस P के फ्लक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। और क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो इसलिए यहाँ पे क्लोज का साइन भी लगा दिया, ये हो गया। तो फ्लक्स बना क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 है, सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो जी ई जो भी आएगा उसके कांस्टेंट, ये ई यहाँ पे एरिया इसको बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? डी ए का, इंटीग्रेशन किसका होगा? डी ए का। ये हो गया फ्लक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा भाई? फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, डी ए, डी ए सब इंटीग्रेट करके एरिया, और एरिया इस पूरे गॉसियन सरफेस की अगर रेडियस आर है तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स थ्रो गॉस थ्योरम कितनी होगी? फ्लक्स थ्रो गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स कितना होगा? गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा यहाँ पर, इस गॉसियन सरफेस ने कितना फ्लक्स, इस पूरे गॉसियन सरफेस से के अंदर, ये जो पिंक वाला गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है? तो वही Q चार्ज है। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स गॉसियन थ्योरम से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, तो मैं लिख सकता हूँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू, ये बन गया ये 4 पाई और आर स्क्वायर अपॉन में आ गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ गया। तो दिस विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है आउटसाइड द फ्लक्स, ओ सॉरी आउटसाइड द सरफेस, या फिर यूं कहो आउटसाइड द थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, कि भाई इसके खुद के सरफेस पर ही कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो अब की बार हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P, वो सरफेस पर ही है। तो यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या है? वो पॉइंट
जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है उसको हम बार बार स्मॉलर डिस्टेंस पे मान रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल आर है और इस स्फीयर की खुद की रेडियस वो कैपिटल आर है। तो सरफेस के लिए स्मॉल आर ही कैपिटल आर है। मतलब जो अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर आया था, कितना आया था आउटसाइड पॉइंट पर, वो आया था 1/4πε0 चार्ज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वहां पर हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो E एट सरफेस हमारा कितना हो गया, तो सिंपल हो गया डेरिवेशन। E एट सरफेस हमारा हो गया 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस पर। और यहाँ पर हर एक वैल्यू देखो कांस्टेंट है। स्मॉल आर तो वेरिएबल है बट कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब हमारा रह गया अगला इनसाइड द सरफेस। तो जी अब हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो सरफेस के अंदर है, शेल के अंदर है, ये P पॉइंट, ठीक है, जो कि कितना दूर है यहाँ से, स्मॉल आर दूर है, ठीक है। और इस स्फीयर की खुद की रेडियस कितनी है वो हमने पहले से r मान रखी है। तो अब की बार जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ तो मेरा गॉसियन सरफेस ये हो गया। अब की बार ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो अब यहाँ पर क्या है देखो कि अगर मैं गॉस थ्योरम लिखता हूँ, फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जितना भी एरिया या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो फ्लक्स कितना आ गया है, 0। इवन पॉइंट यहाँ पर भी होगा, जस्ट यहाँ पर भी होगा अगर पॉइंट, और मैं यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा ऐसे यहाँ पे, तो या इस पॉइंट पे भी इस सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो भी आंसर कितना आएगा, फ्लक्स 0, क्योंकि Q एनक्लोज्ड 0। तो हम तीनों कंडीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। तो जी एक स्फीयर है, ठीक है, चार्ज्ड शेल है। स्फीयर बोलने से बेटर है इसको बोलेंगे स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास और इस स्फेरिकल शेल पर +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से बाहर किसी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा वो हम डेरिवेशन कर चुके। E आउटसाइड विल बिकम 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब उस पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस, सॉरी उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से वो, ठीक है। सरफेस पे कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। सिर्फ यही कांस्टेंट है सरफेस पे, क्योंकि कैपिटल आर तो वेरी कर नहीं रहा है, हाँ स्मॉल आर वेरी कर रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है। और इनसाइड अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शेल की वजह से 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान देने हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आउटसाइड पॉइंट पे वो पॉइंट चार्ज के जैसा है, पॉइंट चार्ज लाइक, सेम एज पॉइंट चार्ज लाइक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आउटसाइड पॉइंट है P, जो कि एक आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, शेल के आउटसाइड जो ये पॉइंट है इसको ये शेल नहीं दिख रहा है। शेल यहाँ पर, शेल का मान लो ये सेंटर है, ये मेरा शेल है, चार्ज्ड शेल है। तो ये शेल इस P पॉइंट पर वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जैसा एक पॉइंट चार्ज ने किया था। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, शेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज for an outside point, for an outside point। एक पॉइंट तो मुझे ये समझ में आ गया यहाँ पे
कि आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल वैसे बिहेव करता है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस पर हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस स्फेयर का, ये जो स्फेयर है इसका, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ये एरिया हो गया इसका। तो दिस विल बिकम क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शेल पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कांस्टेंट। और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ठीक है। अब हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। तो जी यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, साथ में मैंने स्फेयर भी बना दिया है ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए, समझना इसको इजी हो जाए। इसलिए ये स्फेयर है हमारा और इसकी रेडियस आर है। तो मतलब यहाँ पर मैं रेडियस लिख रहा हूँ या डिस्टेंस लिख रहा हूँ फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है। तो 0 डिस्टेंस से लेकर कैपिटल आर डिस्टेंस तक, कैपिटल आर डिस्टेंस यहाँ तक हमारा जो है, इस पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा स्मॉल बनाता हूँ। मतलब जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे इस लाइन तक रेडियस, ये कैपिटल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है। ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड भी है। ये यहां तक हमारा कैपिटल आर है। ठीक है। तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया जी 0। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा 0 से लेकर कैपिटल आर तक 0 0 0 0 0, इस तरफ भी, और 0 0 0 0 0 दूसरी तरफ भी, किधर भी बना लो, दोनों तरफ सेम रहेगा। उसके बाद सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एकदम से वैल्यू, सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। ये वैल्यू है। तो यहाँ पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से इतना हो जाएगा, एकदम से। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी है सरफेस पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी। एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, ये वैल्यू भी, तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होगा। ये थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हो गए, बट आप फिर भी इतना पॉइंट तो याद रख सकते हो कि शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस आ गया जी। अब इसके बाद आउटसाइड इधर या इधर कहीं भी चेक करेंगे, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, और रिलेशन कैसा रहेगा ई और आर का, ई 1/r स्क्वायर। इस तरह के ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होने लगेगा। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट भी कर दिया शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिलेबस में जितने डेरिवेशन मेंशन थे वो मैं सब यहाँ पर डिस्कस इस प्लेलिस्ट में, ये लास्ट लेक्चर तो नहीं बट ये लास्ट डेरिवेशन हो गया। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सबको मर्ज करके जो जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ। ये था फिजिक्स का चैनल, मेरा नाम है ऋषभ बडोनी, और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ये मेरा नहीं आप सभी का चैनल है, और वीडियो को सभी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।